अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आज हम स्पेशल डिस्कशन करेंगे यमन की सूरत हाल के हवाले से। आपको मालूम है कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक रेजोल्यूशन पास किया जॉइंट सेशन में और उसके बाद उसी मौक़िफ़ को लेके चले कि न्यूट्रलिटी को फॉलो करना है। और इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई देती है उसमें जो सऊदी अरेबिया की एक डिमांड है, उनका मुतालबा है कि फ़ौज पाकिस्तान को वहाँ पर भेजा जाए, वो इस सूरत में मुमकिन नहीं है और वहाँ पे कोई सॉलिसी की जाए, वहाँ पे कोई मेडिएशन की जाए इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से। और यूएन का भी एक रेजोल्यूशन आया है यमन के हवाले से और उन्होंने कहा है कि हादी की जो हुकूमत है, मंसूर हादी की, वो एक लेजिटिमेट हुकूमत है, उसको रिस्टोर होना चाहिए। और जो हुसी हैं वहाँ पे उनके जो लीडर हैं उनको भी बैन कर दिया गया है और उनको जितनी भी सपोर्ट दी जा रही है उसको भी कंडेम किया गया है। इसी हवाले से बात करें क्योंकि पाकिस्तान डायरेक्टली, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स भी इफेक्ट हो रही है, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी इफेक्ट हो रही है। और यूएई के एक मिनिस्टर जो हैं जूनियर, उन्होंने काफ़ी सख्त बयान भी पाकिस्तान के खिलाफ दिया चंद रोज़ कबल। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ेगी। सो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे कि जो पॉलिसी डायरेक्शन है क्या वो दुरुस्त है, अगर नहीं है तो उसमें किस किस्म की तब्दीलियाँ लानी चाहिए। और प्रॉक्सी अगर वॉर हो रही है यमन में दो ममालिक के दरमियान, तो उसमें पाकिस्तान को किस लिए घसीटा जा रहा है। बात करने के लिए इस पे हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं साबिक चीफ ISI जनरल हमीद गुल साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जन साहब, आपने हमें टाइम दिया जी। बहुत शुक्रिया आप। पहला सवाल सिंपल ये कि हम अपने ट्रूप्स जो हैं वो क्यों नहीं भेज सकते सऊदी अरेबिया, जबकि माजी को अगर हम टटोलें देखें, अगर माजी में झांक के, तो सऊदी अरेबिया के साथ तो हमारे काफ़ी स्ट्रेटिजिक रिलेशंस हैं, अभी तक वो रिलेशन कायम है डिस्पाइट द फैक्ट कि कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं वहाँ से, कुछ नेगेटिव्स। क्यों हम नहीं भेज सकते? सबसे पहली बात तो ये है कि हमने इसको डिबेट के लिए ले आए पार्लियामेंट के सामने, हमने इसको डिस्कस कर लिया और पार्लियामेंट ने कौमी जो एक इत्तफाक राय, जो एक कौमी इज्तिमाई शऊर होता है, उसकी बुनियाद के ऊपर फैसला किया। तो सबसे बड़ी दलील तो यही है कि हमारी कौम के अंदर इसकी मुखालफत है कि आप सऊदी ट्रुप्स जो हैं यमन की जंग में, मैं इसरार कर रहा हूँ कि यमन की खाना जंगी में मुलविस हों। यानी सऊदी अरब और चीज़ है, यमन और चीज़ है, वो एक और मुल्क है, एक और इस्लामी मुल्क है, उसके अंदर एक खाना जंगी की कैफियत है। तो कौमी शऊर ने ये फ़ैसला किया, इज्तिमाई शऊर ने, और इज्तिमाई शऊर के ऊपर हमेशा भरोसा करना चाहिए। कायद-ए-आज़म कहा करते थे कि ट्रस्ट यूर पीपल एंड ट्रस्ट देम बोल्डली, अपने लोगों को एतमाद करो और दिलेराना एतमाद करो। तो मैं ये सोचता हूँ कि आज ये एक जो आया है एक मसला, बहुत डेफिनेटली बहुत हमारा इम्तिहान का वक्त है। इसमें कौम ने एक फ़ैसला किया है, बैन ही जैसे 2003 में जब अमेरिका ने तुर्की से दाखिल करना था एक अपना डिवीज़न कुवैत के अंदर, 4 इन्फेंट्री डिवीज़न उनका, 3rd इन्फेंट्री डिवीज़न जाना था कुवैत से और 3rd इन्फेंट्री डिवीज़न जाना था उनका इराक़ में, इसकी तुर्की की तरफ से। अच्छा, तुर्की तो नेटो का मेंबर था और बड़ी ऑब्लिगेशन थी उनकी और उनको बहुत पैसा भी ऑफ़र किया गया था, लेकिन तुर्की ने इनकार किया। उन्होंने कहा कि हम नहीं जाने देंगे क्योंकि तुर्क पार्लियामेंट ने ये फ़ैसला कर दिया। इसी तरीके से अमेरिका को जब वो फ्लैगिंग ऑफ द शिप की बात हो रही थी तो अमेरिका ने इंडिया से कहा कि आप, उस वक्त उनके ब्लैकवेल एक मशहूर सफ़ीर वहाँ मौजूद थे, तो ब्लैकवेल साहब ने उनसे गुजारिश की हुकूमत की कि आप हमारे मदद करें इराक़ के अंदर, लेकिन लोकसभा ने उसको रिजेक्ट कर दिया और ब्लैकवेल ने ये कहा कि हम समझते हैं, अगरचे मुझे इस पे दुख हुआ, लेकिन हम समझते हैं कि ये लोकसभा का फ़ैसला है, क्योंकि अमेरिका भी एक जमहूरी मुमलिकत है, वो वहाँ पे कांग्रेस के से हट के तो बात नहीं कर रहे। अभी ओबामा को इतनी मुश्किलात का सामना है जो ईरान के साथ डील करने जा रहे हैं, कांग्रेस के साथ उनको डील करना पड़ेगा ओबामा। रिपब्लिकन्स की वहाँ मेजॉरिटी। जहाँ कन्फ्यूजन पैदा हुआ वो मेरा ख्याल है कि वो नवाज शरीफ साहब की अपनी गलती की वजह से हुआ। ये जब सऊदी अरेबिया में गए तो ये गालिबन वहाँ कमिट करके आ गए, हालांकि ऐसे मौक़ों पे पार्लियामेंट का फ़ायदा उठाना चाहिए। कुशन देती है ना पार्लियामेंट आपको,
सोचने का, फिर उसके बाद ये सलाह पहले जब मशवरे गए का। थे जी जी, ज्वाइंट उससे सेशन पहले। तो अभी हुआ ना, उसके जॉइंट बाद तो वो सेशन से गए पहले, नहीं जी, जॉइंट उससे पहले ही सेशन उन्होंने उनसे कमिट पहले जब गए तो उस वक्त कमिट कर रहा है ना, जी। क्योंकि जाहिर है ये वो मुसद्दक का इत्तलात है कि वो कमिट कर रहे थे। जेर बार यही मैं मुझे कोई डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, अच्छा, लेकिन मुझे बिल्कुल गुमान ये गुजरता है कि इसीलिए सऊदी अरेबिया ने पार्लियामेंट के सेशन से पहले ही कह दिया था और आपका झंडा भी लगा दिया था कि वो ममालिक जो हमारा साथ देंगे यमन में, उसमें पाकिस्तान को लगा तो दिया नवाज गया। शरीफ साहब बैकआउट क्यों कर गए थे? मैं जिस वजह से भी बैकआउट किए हूँ, मैं बारहा कहता हूँ, जैसे कि अगर परवेज़ मुशर्रफ ने उस वक्त सरेंडर किया एक कॉल के ऊपर, वहाँ धमकी भी थी, जो भी था, लेकिन काश के उस वक्त पार्लियामेंट होती, और ये बहुत बड़ी गलती थी। जैसे ये पार्लियामेंट है, मैं इसको कोई ऐसा नहीं समझता कि बहुत बुलंद पाया पार्लियामेंट है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर इनकी जो वो है किरदार, जो पार्लियामेंट का इज्तमाही किरदार, वो मुनासिब नहीं रहा। लेकिन बहरहाल एक पार्लियामेंट अगर उस वक्त होती तो ये फैसला ना करती जो परवेज़ मुशर्रफ को ना करने देती, या उस किस्म के किसी हुक्मरान को ये फैसला ना करने देती कि आप लॉक स्टॉक एंड बैरल अमेरिका के सामने सरेंडर कर दें और अमेरिका डू मोर का तकाजा करता रहे। तो अब वही उसी के किस्म का एक लम्हा आन पहुंचा है हमारे लिए, पार्लियामेंट ने उसको। So आप समझते हैं कि पार्लियामेंट ने एक बेहतर फैसला किया है? मैं पार्लियामेंट के फैसले के खिलाफ बेहतर किया है या नहीं किया, नहीं, मेरी इसके ऊपर राय, मैं इसके लिए अपने एक स्टेटिस्टिक दूंगा। जी। तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये एक हमारी कौम का फैसला है और किसी को ये हक नहीं पहुँचता कि वो कौमी फैसले के बरक्स जाके ऐसी गुफ्तगू करे जिसके नतीजे में आपके अंदर ऐसा लगे जैसे इंतशार है। हम पहले ही इंतशार का बहुत शिकार हैं। यहाँ मेरे कई दोस्तों ने, जो आप जानते हैं कौन है, जिन्होंने कहा अगर फौज नहीं जाएगी तो हम जाएंगे। बिल्कुल गलत, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। और मैंने उनको तरीके से उस वक्त भी समझाया, देखें, कौमी रियासत की अव्वलीन निशानी ये होती है कि उस कौम का हर फर्द जो है उसकी वफादारियां अपने मुल्क के साथ होती हैं। अगर किसी की बाहर होती हैं, मुल्क अपने के साथ होती है और पार्लियामेंट आपको फैसले करती है, तो आपकी जो जिसको एक्स्ट्रा नेशनल लॉयल्टीज कहते हैं, यानी मावराए कौम अपनी वफादारियां रखना गलत है। मैं इसको गलत समझता हूँ। मैं एक पाकिस्तानी हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं अमेरिका इसका सऊदी अरेबिया का दोस्त हूँ, बहुत अच्छा, मेरे साथ बहुत अच्छे हैं, मुझे रॉयल प्रोटोकॉल देते हैं, मेरा इलाज करवाया उन्होंने, मेरी बीवी का इलाज करवाया, मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ। मेरे साथ उनकी दोस्तियाँ हैं, बहुत ऊंचे लेवल के ऊपर दोस्ती हैं। क्राउन प्रिंस और इनके सारे जो हैं वो मुझे फूल भेजते रहे। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था वहाँ पे एंजियोप्लास्टी का, उन्होंने देख किया, और किसी आदमी, आम आदमी को वहाँ जगह नहीं किंग फैसल हॉस्पिटल में देते। मेरे साथ उनकी ख़ास मोहब्बत है। लेकिन मैं अच्छा दोस्त उसी वक्त हूँगा कि मैं उनको कहूँ कि ये काम गलत है। एक अच्छे दोस्त की निशानी ये नहीं कि आप उसके पीछे चल पड़े, बल्कि उसको सही वक्त के ऊपर सही मशवरा दें। लेकिन दोस्त तो ये कहता है ना कि मैं अगर गलत भी खड़ा हूँ तो अगर आप मेरे दोस्त हैं तो मेरे साथ आगे खड़े हो। मैं नहीं समझता कि ये दानिशमंदाना। मेरा ख्याल है आज का ये पाकिस्तानी कौम का जो इक़दाम है कि हम सऊदी अरेबिया की सालमियत के ऊपर कोई हरफ नहीं आने देंगे। सालमियत मीन्स कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई जाहरियत होती है तो हम तवक्को रखते हैं कि हमारे इस्लामी ममालिक जो है हमारे साथ खड़े होंगे। वैसे वो हमारे साथ क्या 13 साल से तो हम जिस तरह से, अच्छा चलो छोड़ दें, दहशतगर्दी की जंग में हम लोग जितने लोगों को हमने यहाँ पे शहीद करवाया, जो हमारी हालत हुई है वो तो हमने नहीं, वो तो अमेरिका की वजह से ये पैदा हुआ। वैसे कहता हूँ कि यानी प्रैक्टिकली आके किसी भी भले ऐसा हो, मैं नहीं उसमें नहीं जाना चाहता, क्विड प्रो को नहीं है यहाँ, क्विड प्रो की बात नहीं, असूल की बात है। मैं सिर्फ असूल की बात करता हूँ, ये नहीं कहता कि उन्होंने क्या किया, हमने क्या किया, उसको फरामोश करें। इंटरनेशनल रिलेशंस तो जल्द नहीं, आपको पता है इंटरनेशनल रिलेशन के अलावा इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स। नहीं, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशन की को भी छोड़ दीजिए, मैं एक असूल की बात कर रहा हूँ। अगर किसी, क्योंकि हमारे आइन के अंदर इस्लामी ममालिक के लिए ख़ास गुंजाइश पैदा की गई है, क्योंकि हम एक नज़रियाती इस्लामी रियासत हैं, तो अगर तो
उनकी सालमियत को ख़तरा पैदा होता है तो फिर ये हमारे लिए बिल्कुल ऐसा होगा कि हमें जैसे पाकिस्तान के ऊपर हमला हो गया, बावजूद इसके कि हमारा उनके साथ कोई दिफाई मुआहदा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसको ऐसा ही तस्वुर करना चाहिए। उस तरह की सूरत हाल तो लीबिया में भी आई, वहाँ देखे लीबिया में इस वक्त क्या है, नहीं, सऊदी अरेबिया के साथ हमारे खास एक रिलेशन। वैसे कहता हूँ अगर मुस्लिम कंट्रीज की अगर हम बात करें, नहीं वो ठीक है। इराक के साथ क्या किया उसने, अमेरिका ने कोई उठ के बोला उस वक्त? नहीं, यही तो मैं कहता हूँ कि डिस्टेबलाइजेशन हुई किसी मुस्लिम हमारे हुक्मरानों की यही कमजोरी है जिसकी वजह से फिर दहशतगर्दी की जंग हमें लड़नी पड़ रही है। क्योंकि जब हुक्मरानों ने कमजोरी दिखाई तो अवाम खुद अपने हुक्मरानों के खिलाफ खड़े हो गए। अब मसला यही गालिबन सऊदी अरेबिया को भी दरपेश होगा आगे जाके, क्योंकि मैं ये समझता हूं कि सऊदी अरेबिया को इस वक्त उस खाना जंगी में नहीं घुसना चाहिए जो जिस नौइयत की भी हो, और अगर वो समझते हैं कि इसके पीछे ईरान है तो फिर अरबों का इजलास नहीं बुलाना चाहिए था, ओआईसी का इजलास बुलाते। और ओआईसी के इजलास में ईरान को कटहरे में खड़ा किया जाता कि ये तुम्हारे खिलाफ शहादतें क्यों नहीं किया उन्होंने? ये तो आपकी ऑफर को भी डिक्लाइन कर दिया जी, टॉक्स की ऑफर को भी डिक्लाइन कर दिया। वो तो उन्होंने की ना, अब्दुल मालिक हुती ने की टॉक्स की ऑफर को। नहीं, इवन इरानियंस आर इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग कि जी ओके इस पे। ईरानियन ने तो सिर्फ ये कहा है ना कि आप वहाँ जंग बंदी करें, तो आगे बात बढ़ती है। तो फिर मैंने ये सवाल किया कि आखिर खतरा क्या है सऊदी अरेबिया को। ये मैं पहले ही इंटरव्यू में ये कहा कि आपकी सालमियत को या हरमैन का जो एक नारा लग गया कि उसको खतरा है, तो आप ज़रा फरमाइए कि ये ख़तरा कहाँ है। मैं एक प्रोफेशनल सिपाही हूँ, स्ट्रेटजिस्ट हूँ, मुझे तो आप कन्विंस कीजिए कि आपको ख़तरा है। मैं नहीं समझता कि कोई ख़तरा है। 300 मिसाइल की जो बात करते, 300 मिसाइल की तो अब उन्होंने बात की है जी हाँ, कि वो लगाए हुए उन्होंने टारगेट में रखा हुआ। चलिए ऑलराइट, अगर 300 आई इसी की बात कर लेते हैं जी। अगर तो 300 मिसाइल का खतरा है तो 230 जहाज हैं अरब ममालिक के पास जो इत्तेहाद में शामिल हो गए, वो कर रहे हैं। उनको कोई ना एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का खतरा है, ना कोई हवाई जहाज उनके खिलाफ उड़ता है वहां पे, और वो बिल्कुल बिला रोक टोक वहां बमबारी कर रहे हैं। अभी तक तो वो 300 मिसाइल को उन्होंने खत्म कर दिया होता, उड़ा देना चाहिए था। अगरचे वो कह रहे हैं कि हम खत्म कर देंगे तो किससे खत्म? आपके पास इतनी कंप्लीट एयर सुपीरियरिटी है, बल्कि सुप्रेमेसी है, एयर सुप्रेमेसी, देयर इज नो चैलेंज। अदरवाइज वो आपके प्लेन्स के ऊपर अटैक वही जो लगाए हुए हैं अगर उन्होंने मिसाइल, दे कुड हैव हिट एनी वन ऑफ द। आई एम नॉट गोइंग इनटू लॉन्ग, मैं क्योंकि आपके पास वक्त भी इतना, मैं और बातें भी करना चाहता हूं, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो मिसाइल तो ये आसानी से दे कैन टेक देम आउट, कोई मसला नहीं है। दूसरा मसला जहां पे उन्होंने बयान किया, उन्होंने कहा कि हमारी सालमियत को कोई खतरा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोस में एक जमहूरी हुकूमत जो थी उसको टॉपल किया गया, जो यूनाइटेड नेशन की करारदाद में भी आया, उसके लिए आप करें। अब ये एक अजीब सी आर्गूमेंट है जिसको बावजूद दोस्ती के मैं सच और कहने के बाद कि मुर्सी की हुकूमत को आपने उड़वा दिया, $10 बिलियन भी आपने सीसी को दे दिया। वो जमहूरी हुकूमत थी और जमहूरी तौर पे आई थी। हमास ने 85% वोट लिए थे, 85% वोट आपने उसको इग्नोर करते हुए आपने महमूद अब्बास जी हाँ, उनको फिर दोबारा से जी अबू माजिन कहते हैं उनको, तो अबू माजिन का आपने वो ले लिया, वो साइड ले ली। नतीजा ये कि हमास बेचारे फिर फंस के रह गए, गजा के लिए जो रास्ते खुले थे वो भी बंद हो गए। फिर आपने सीरिया के अंदर जो एक उनकी अपने अंदाज में उन्होंने मुंतखब की हुई थी हुकूमत, क्या वहाँ से ये दाइश पैदावार नहीं या नुसरा जब्बाहातुल नुसरा कहाँ से आए? आपने बंदर बिन सुल्तान जो उन वक्त चीफ थे इंटेलिजेंस के, क्या वो उनको पहले में सारा दुनिया भरी पड़ी है। आज की दुनिया में मीडिया इतना आज़ाद है कि आप उसको नहीं रोक सकते। फिर उसी में से एक हमास पैदा हो गई, सॉरी ये दाइश पैदा हो गई। दाइश की फ़लसफ़ा क्या है? वही जो आपका फ़लसफ़ा है, शेख इब्न वहाब का है ना,
शेख अब्दुल वहाब का वही फलसफा। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए जमहूरियत का कहना कि उसके लिए मेरा ख्याल है कि ये कोई आर्ग्यूमेंट जो है ना क्लिक नहीं करती कि आप। और दूसरा फिर ये कि ये जो हैं मंसूर हादी साहब, अब्दुल रब्बू मंसूर हादी, ये तो एक इंतहाई करप्ट हुक्मरान थे। इससे पहले अली अब्दुल्ला साले भी थे जो इनके मेहमान रहे, और अली अब्दुल्ला साले अब उनके साथ हूतियों के साथ मिल गए। हूतियों की तो आबादी बहुत कम है वहाँ पे, तो एक 9% है हूतियों की आबादी टोटल, और वो भी नॉर्थ ईस्ट के अंदर है। इसमें कोई शुबा नहीं कि उनके असरात हैं यहाँ पे निजरान और दूसरे इलाकों में, अबहा तक इनके असरात हैं, लेकिन उनके पास वो नहीं है, कोई थ्रेट नहीं है। एज सच मैं नहीं समझता कि सऊदी अरेबिया की सालमियत को या हरमैन को कोई थ्रेट है। तो फिर उनका कंसर्न क्या है वहाँ पे? यही है कि वहाँ पे मतलब इरानियंस की जो पेनिट्रेशन है, उनका इन्फ्लुएंस है, उनका असर रसूख है, वो बढ़ जाएगा इनके आने से। दैट इज द फियर। वो कहते तो नहीं हैं, क्योंकि उस वक्त उनसे मुलाकात वजीर साहब से भी हुई, तो उनका भी ये कहना नहीं कि हम ईरान तो मसला नहीं है। तो फिर क्या मसला है कि आप अरब सुन्ना की बात करते हैं। अरब सुन्ना एक तहरीक 2006 में जब हसन नसरुल्लाह ने इज़राइल की पिटाई की साउथ लेबनान में, उसके बाद एक नारा अजीब व गरीब कि अरब सुन्ना, कि सुन्नी होना ज़रूरी है और अरब होना ज़रूरी है। तो हम तो फिर उसमें आते नहीं, अजमी हैं हम। लिहाजा ये इन कॉन्ट्रडिक्शन है जिसको दुरुस्त करना है। वो हमारे दोस्त हैं, मैंने उनको कॉन्ट्रडिक्शन कहना है कि जनाब ये कॉन्ट्रडिक्शन है, आप इसको रिमूव कीजिए। हम तो आपको क्या, अगर हरमैन को खतरा होगा तो 20 लाख पाकिस्तानी वहाँ पहुँचे, हमारे से पहले वो पहुँचे होंगे। सही बात। और मैं आपको कहता हूँ कि जनरल हमीद गुल सबसे पहले पहुँचा होगा। आने को हरमैन को खतरा, तो मेरी नज़र में हरमैन को खतरा इजराइल से है। अब ये मैं तो नहीं कह सकता, अगरचे बहुत सारे लोग और कहते हैं। इंप्रेशन तो ये है ना कि दे हैव अ वेरी गुड रिलेशंस विद देम। आई डोंट नो, आई विल नॉट से दिस बिकॉज ये बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम होगा और मैं इसमें नहीं कर रहा हूँ। लोग कहते हैं और बहुत सारे कहते हैं, लेकिन मैं कम से कम ये नहीं कहूँगा। और अगर ऐसा है तो ये बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन मेरी नज़र में हमें जब तक शवाहिद पूरे ना हों हमें ये नहीं कहना चाहिए। अलबत्ता ये ज़रूर बात है कि वो जो बशारुल असद की हुकूमत है वो भी तो एक अपनी अंदाज में मुंतखब हुकूमत थी, और उसको गिराने के लिए कितनी कोशिशें हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं। फिर उसके बाद मैं ये नहीं कहता कि ईरान मुलव्वस नहीं, ईरान ने भी अपने वहाँ पे जो अल-कुद्स ब्रिगेड भेजा हुआ है, और हसन नसरुल्लाह के लोग भी आ गए हैं बीच में शामिल। देखिए जब आपकी दीवारें गिर जाती हैं तो कोई भी आ सकता है उसके अंदर। तो इस हद तक तो मैं यूनाइटेड नेशन के इसको कहता कि किसी को नहीं आना चाहिए। अगर यूनाइटेड नेशन कहता है कि बाहर से कोई चीज़ नहीं आनी चाहिए, तो आज उसने प्रूव कर दिया कि पाकिस्तान जाएगा तो पाकिस्तान भी तो बाहर से होगा। अगर पाकिस्तान जाएगा, यूनाइटेड नेशन करारदाद ने पाकिस्तान की पार्लियामेंट के मौक़िफ़ को सपोर्ट कर दिया कि नोबडी फ्रॉम आउटसाइड। बिल्कुल सही। तो अगर नोबडी फ्रॉम आउटसाइड तो फिर पाकिस्तान इज ऑल्सो फ्रॉम आउटसाइड, एंड व्हाट अबाउट टर्की इज ऑल्सो फ्रॉम आउटसाइड। तो नहीं, लेकिन जो वहाँ पे सॉर्टीज की जा रही हैं वो आउटसाइडर नहीं है। वो कहते हैं ना कि जी हमें उसमें थोड़ा सा गुंजाइश है कि मंसूर हादी साहब जो हैं वो एक लेजिटिमेट, अगरचे उनकी लेजिटिमिटी और लोग कुछ डाउट भी कर रहे हैं, क्योंकि जब उनके महल पे कब्जा किया गया था तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, उन्होंने रिजाइन कर दिया था, यानी इट्स ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने रिजाइन किया, लेकिन अब उन्होंने अपने आप को एक्सटेंशन दे दी है। और फिर अरब इत्तेहाद उनके लिए का, और अरब इत्तेहाद में भी 4 ममालिक अरब ममालिक शामिल नहीं है, और इम्पोर्टेंट ममालिक, ओमान जिसका बॉर्डर लगता है, सूडान जो बिल्कुल स्टोन थ्रो पे सामने है, और जॉर्डन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मुल्क है। जॉर्डन ने भी कहा कि हम नहीं जाते, एक और मुल्क भी है पता नहीं कौन सा है, उसने भी कहा कि हम नहीं जाते। तो इसका ये मतलब है कि अरब इत्तेहाद भी मुकम्मल नहीं है, लेकिन अरब इत्तेहाद बना के बजाय OIC का इजलास बुलाने के, जिसमें ईरान को अगर जो भी कहते रहे वो, उनको शकूक ये है कि ईरान जो है वो हमारे गिर्द घेरा तंग कर रहा है, जिसको शिया क्रेसेंट बन रहा है।
कि जी उनके ट्रेनर्स है वहाँ पे जो हौसीस को ट्रेन कर रहे हैं, उनका असला है वहाँ पे, इरानियंस का ईरानी सपोर्ट आ रही है वहाँ पे, दैट्स वाई वहाँ पे ये प्रॉब्लम जो है वो क्रॉप अप हुआ है। नहीं, मुझे कोई शवाहिद नहीं है, अगरचे वो कहते हैं कि हमारे पास, क्योंकि मैं इंटरनेशनल मीडिया को देखता रहता हूँ और सारे जो बड़े एनालिस्ट हैं उनकी देखता हूँ खबरें, उनके एनालिसिस देखता हूँ, उसमें मुझे कोई ऐसा नहीं लग रहा कि एक पता नहीं कितने टन बारूद ले आए। जो असला और हथियार उनके पास हैं वो अली अब्दुल्ला साले जो 35 साल हुक्मरान रहा वहाँ पे, उनका है, और इंतहाई करप्ट। और एक रिपोर्ट ये भी है कि अली अब्दुल्ला साले को यूएई से $1 बिलियन दिया गया था और सऊदी अरेबिया के पास वो वहाँ पे मेहमान था। अब चुपके से वो गायब हो गया। ये यमन अजीब गरीब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, इनके खिलाफ कभी कोई नहीं जीता। और फिर इसकी स्ट्रेटेजिक नौयत है क्योंकि वहाँ पे सकूतरा आइलैंड भी है और वहाँ पे बाबुल मंदब भी है, जहाँ पे सिर्फ 2 मील का समुंदर है दरमियान में, एशिया और अफ्रीका के दरमियान। और बाबुल मंदब से 4 मिलियन यानी 40 लाख बैरल रोजाना गुजर के जाते हैं और 60% ट्रेड जो सुएज कैनाल के जरिए से होती है वो वहाँ से बाबुल मंदब से गुजर के जाती है। तो चुनाचे एक की स्ट्रेटेजिक, जिसमें बिल्कुल सामने सोमालिया में एक बहुत बड़ा बेस रशियंस का होता था जिसका नाम था बरबेरा बेस। बाद में रशियंस ने जब उनकी सोवियत यूनियन टूटा तो वो भी खत्म, अबैंडन किया। लेकिन इसका बरबेरा बेस बनाया इसीलिए, और रशिया अब अपनी नई पोजीशन इख्तियार करके खड़ा हुआ। उसने कहा कि जंग बंदी करो, आखिर मामूली चीज तो नहीं है रशिया जो उसके। और अमेरिका का रवैया ऐसा है कि उसने अपने आप को खींच लिया है, क्योंकि अमेरिका जो था पहले वहां 250 ड्रोन हमले कर चुका है यमन में अगेंस्ट अल-कायदा और उनके बहुत लीडरों को मार चुका है। लेकिन अचानक क्यों उन्होंने सारे लोगों को विड्रॉ कर लिया और जिबूती में चले गए? उनके स्पेशल सर्विस ग्रुप्स थे, वो क्यों चले गए? तो मुझे लगता है कि ये एक ट्रैप है जिसके अंदर वो हमारे दोस्त भी फंसेंगे और जो भी उनका साथ शामिल होगा वो भी फंस जाएगा। उससे पहले एक, यानी वो तो चाहते हैं कि ये आपस में लड़ लें। उससे पहले नासिर साहब ने गलती की थी। देखिए, मैं अब इसको एक कंपैरिजन दे रहा हूं आप। नासिर ने, जमाल अब्दुल नासिर ने 70,000 ट्रुप्स यमन में भेज दिए थे, वो नहर सुएज की प्रोटेक्शन के लिए। अब 70,000 ट्रुप्स जब वहां मार खा के कमजोर हो गए तो मिस्री फौज के अंदर इतनी सख्त नहीं थी कि वो इजराइल का हमला बर्दाश्त कर सकती। यानी क्या ये वीकन करने के लिए किया जा रहा है? यानी नेतन्याहू कमजोर करना चाहता है कि ये सब कमजोर हो जाएंगे फिर मुझे मौका मिल जाएगा। इसको कहते हैं नींबू को नरम करना फिर उसके बाद निचोड़ देना, क्योंकि पहले सख्त होता है। दैट मे बी द रीजन। एक शॉर्ट ब्रेक क्विकली सब ले लेते हैं और फिर थोड़ा सा वापस आते हैं पाकिस्तान की तरफ भी, और जो इसके इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं उस पर भी बात करते हैं। नाज़रीन, बात हो रही है जनरल हमीद गुल साहब से, साबिक सरबराह ISI के यमन की सूरत हाल के हवाले से और उसकी जो इम्प्लीकेशंस है, खासकर पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है, हमारी जो इंटरनल पोलिटिकल डायनामिक्स हैं उसके ऊपर, उस हवाले से गुफ्तगू को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही है जनरल हमीद गुल साहब से, साबिक सरबराह ISI। जनरल साहब, मुझे ये बताइएगा कि हमारे यहाँ कोई कन्फ्यूजन तो नहीं थी इस सारे मामले के ऊपर कि एक स्टेटमेंट आती है UAE के मिनिस्टर की, एंड दैट वाज रियली बड़ी हैरानकुन भी थी, और पाकिस्तान को एक क्लियरली उन्होंने एक धमकी दी, और उसके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर की क्लैरिफिकेशन और फिर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनका विजिट, ये सारा, डू यू थिंक दैट वाज अ डैमेज कंट्रोल? नहीं, मेरा ख्याल है कि एक बचकाना स्टेटमेंट आ गई, उसको नोटिस ही नहीं लेना चाहिए था। निसार साहब ने उसके जवाब दिया। मेरा ख्याल इसकी ज़रूरत नहीं है कि दुबई को ज़्यादा नुकसान होगा। दुबई जो है उसकी जो UAE है उसकी क्या हैसियत है? वर्कर्स के ऊपर है, हमारे वर्कर्स को कहेंगे वापस भेजें, या हमारा इस वक्त जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान की दुबई के अंदर वो 20% है हमारी प्रॉपर्टी। और जो हमारा मनी का जो ट्रांसफ़र है 2008 से लेके आज तक, वो वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड पाकिस्तान ने जो किया ट्रांसफ़र। तो अगर वो हमारे साथ कोई चपलिश हो गई तो वो तो नुकसान उनको होगा, नुकसान उनका बहुत होगा। ये ऐसे नहीं है, ये स्टेटमेंट ऐसा ना समझें।
मेरा ख्याल है कि वो एक हमारा जो रवैया है, हमको हर एक ने असल में समझा हुआ है कि ये घर की मुर्गी है, दाल बराबर इसको जब मर्जी ज़िबा कर डालो, वो ऐसे हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है उसका जवाब भी देने की ज़रूरत नहीं थी। क्यों सर, क्यों नहीं जरूरत? ओ नहीं बाबा, ऐसी चीज़ों को जवाब नहीं दिए जाते। जो अपने हैं उनको कहेंगे, वो समझ जाएंगे, हमें दुआएं देंगे। मैं यकीन करूं कि आप जो हमारी पॉलिसी इख्तियार की है हमने, ये इतनी अच्छी उनके लिए है, जो हमारे लिए भी इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन उनके लिए बहुत अच्छी है। देखिए, अमेरिकन को हमने जवाब नहीं दिया ना, तो आज हमारे दोस्त भी हमें उसी तरह की जुबान में एड्रेस कर रहे हैं, ये मुखातब कर रहे हैं। बिल्कुल ये सही है कि उस वक्त मैं इसीलिए कहता हूं कि आज ये पार्लियामेंट है लूली लंगड़ी, मेरी नज़र में बहुत ही गौशाला किस्म की पार्लियामेंट है। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगा कि इस पार्लियामेंट ने एक ऐसे तारीख के नाजुक लम्हे में आके एक ऐसा किरदार अदा किया है जिसने कुशन दे दिया इस कौम को, इसको मौका दिया है। एक छोटा सा आर्गुमेंट आपसे चाहूंगा, अगर जो निसार ये स्टेटमेंट ना देते, क्योंकि फॉरेन ऑफिस ने स्किप कर दिया, उन्होंने उसे पास ऑन कर दिया, जी ये कोई ऑफिशियल चैनल से आएगा तो हम बात करेंगे, अभी तो हमें नहीं मालूम कि किसने कहा क्या कहा है। बट जो निसार जाहिर है कि सीनियर मिनिस्टर है, गवर्नमेंट का ऐसे हैं, अगर वो ना देते तो लोगों के अंदर एक, आपने जो बात की है वो डिप्लोमेटिकली फाइन इनफ, आप कहते हैं जी वो अपनी गलती को रियलाइज कर लेते या कर लेंगे, बट अगर पाकिस्तान इस वक्त जवाब न देता तो हमने गवर्नमेंट को फिर लिताड़ना तो था ना कि जी तो आप लिताड़ दे रहे हैं गवर्नमेंट को। क्या वैसे मेरा मकसद कहने का ये है कि कल को आप भी मतलब ये है कि कह सकते थे जी कि हुकूमत को कोई ना कोई जवाब तो उनको देना चाहिए था कि आवाम भाई के आप अंदर लोगों तो ने ये क्यों? सोच होती है। लेकिन देखें, एक पार्लियामेंट के फैसले आने के बाद मेरा ख्याल है हमें कोई जो अमली इकदाम है वो तो हमने कर डाला जी। अब ये बात ही वर्बल जो है एक दूसरे के टसल और शेडो बॉक्सिंग, इससे फ़ायदा कोई नहीं है। दुबई तो एक झटका भी नहीं सह सकते। वो तो हम मुल्क हैं, हम एक कौम हैं, हमने इतनी मार खाई है कि पाकिस्तान की जगह कोई और मुल्क हो सही बात, और हमने कभी नहीं चिल्लाया कि आ जाओ हमें ये कर दो वो कर दो। ठीक है, उनके एहसानात हैं जहाँ उन्होंने किया, लेकिन हमारा मुल्क आज दौलख्त हो गया। दहशतगर्दी के जंग हम इतने अरसे से लड़ रहे हैं, अमेरिका की नाराज़गी, भारत की तकरीबकारी, उससे पहले KGB की तकरीबकारी, रूस का लड़ना, पाकिस्तान जैसा तो मुल्क ही कोई नहीं है। हम नेशन हैं, हम बर्दाश्त कर लेते हैं। नेशन वही होती है जो एडवर्सिटी में अपने प्रेशर ले लेती है। अब मुझे बताएं कि दुबई हो या दूसरे ममालिक, जो छोटे छोटे ममालिक हैं, दौलत बहुत है, लेकिन दौलत तो हर एक चीज़ नहीं होती। अगर दौलत होती तो आज फिर हमें क्यों बुलाते? सही, कुछ है ना जिसके लिए आपको बुलाया जा रहा है। तो पाकिस्तान एक मुल्क है, एक बहुत बड़ी कौम है, और एक ऐसी कौम है जो मार खा सकती है, जो बर्दाश्त कर सकती है और हालात से नबरदाज मौके होकर निकल सकती है, ताकतवर बन सकती है। आज हम उस मकाम पे हैं कि इंशाल्लाह हम ताकतवर बन के निकलेंगे। ये एक फ़ैसला हो गया, कौमी फ़ैसला है, हमें इसको साध कहना चाहिए और इसके ऊपर हमें ये सोचना चाहिए, मेरी नज़र में, कि मैं आपको बयान कर चुका हूँ कि कितना मेरा ख्याल शहबाज रखते शरीफ हैं। साहब का जाना दुरुस्त है, आप समझते हैं? मैं कहता हूँ जितने मर्जी चक्कर लगाएं, उनको यही बताना चाहिए, समझाना चाहिए, बताना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो उनका मैंडेट बनता है एक चीफ मिनिस्टर का जाके फॉरेन पॉलिसी के ऊपर नहीं ज़ाती दोस्तियाँ भी, अगर मैं चला जाऊँ तो क्या हर्ज है, मैं भी जा सकता हूँ। नहीं, आप क्योंकि चीफ मेरी भी मिनिस्टर दोस्ती नहीं है है ना। ना, सही, मैं जाके उनको ये समझा तो सकता हूँ। शहबाज शरीफ वेंट इन अ पर्सनल कैपेसिटी? आई डोंट नो, ही मे हैव गॉन फॉर ऑल यू नो, बट इवन इफ साथ उनके एडवाइजर भी हैं। तो चलो ये भी ठीक है। आप इन चीज़ों पे ये छोटी छोटी मुशगाफियाँ ज़रूरी नहीं है। अगर पर्पज़ ये है कि उनको राज़ी करना कि भाई आपके लिए एक अच्छा किया हमने, ठीक है। अगर आपको ख़तरा होगा तो हम खड़े होंगे। हम कैसे, हम कब कह रहे हैं कि हम नहीं होंगे? पार्लियामेंट ने भी ये नहीं कहा कि हम तुम्हारे साथ नहीं हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। सही। लेकिन तुम्हारी यमन की जंग में ये जो आग भड़की है और ये तंदूर जो जल रहा है, इसके अंदर ना आप गिरो और ना हमें गिराओ। उनकी यानी रजामंदी नहीं थी, और नेतन्याहू even then he came to America and addressed the Congress. ये तो हाँ, ये बड़ी खूबसूरत बात आपने की। इसका ये मतलब है कि कांग्रेस इज सो पावरफुल Exactly. कि जब उसके चेयरमैन ने उनको बुला लिया। उनकी कांग्रेस पावरफुल हो तो ठीक है, हमारी पार्लियामेंट पावरफुल हो तो फिर ठीक हाँ, नहीं है। नहीं वो ये नहीं कहते, वो इस बात को समझेंगे, जी। इसके ऊपर वो नहीं आपके साथ खफा होंगे, वो नहीं खफा होंगे आपके साथ, अगर जो भी उनके अपने दिल में हो। लेकिन वो ये जरूर कहेंगे, क्योंकि एक जमहूरी रवैये होते सही हैं है। जिसके अंदर जो हमारा रवैया जो है
ये उनके रवैयों के करीब है। यानी ये तो अजीब सी बात होगी ना कि यहाँ पे नेतन्याहू ने तो उनके सिस्टम को बर्बाद कर दिया, फ्रैंकली उनके सिस्टम को, क्योंकि अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं चाहता, और वो ला के उसको ऐसे खड़ा कर देते हैं जैसे प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका पीछे दो बंदे बैठे हुए हैं, उसके बाद दोनों अमेरिका का झंडा लगा हुआ है और वो जॉइंट हाउस को एड्रेस कर रहा है। कभी ऐसा होता है? ठीक है। दो यानी वो थी एक्टिविटीज थी, एक इंटरनल के पाकिस्तान ने एक मौक़िफ़ अख्तियार करना था कि फौज भेजनी नहीं भेजनी, वो फैसला हो चुका। एक एफर्ट थी मीडिएशन की कि प्राइम मिनिस्टर वेंट टू टर्की, टर्की के प्रेसिडेंट ईरान आते हैं, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आते हैं। वो जो एक एफर्ट थी उसका हमें आगे कोई प्रोग्रेस दिखाई नहीं दी। डू यू थिंक कि सऊदी अरेबिया इज नॉट रेडी टू लिसन टू दीज इस्लामिक कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान? आई डोंट नो, क्योंकि वो तो ये तो बड़ा है तो ये कहते हैं जो ईरान के साथ तो नहीं है, दिल में उनके मुझे पता है कि ये है, हकीकत यही है। मैंने ये कहा था कि प्राइम मिनिस्टर को बजाय तुर्की जाने के सीधा तेहरान जाना चाहिए था, रियाद नहीं जाना चाहिए था। नहीं, रियाद तो हो आए थे ये, ठीक है। अब भी जब ये मसला बिल्कुल उभर गया था, सही है, इनको फौरन जाना चाहिए था, एक वफद लेके जिसमें चंद उलमा होते, चंद और लोग होते, और कुरान की रोशनी में इसका फैसला कर देते। क्योंकि हमारा हाकिम आला, सऊदी अरेबिया का हाकिम आला कौन है? उनके इस्लामिक बादशाह, नहीं वो बादशाह उनका जी जी, अमर अल्लाह नहीं है वहाँ पे, अमर अल मलकी है। सिर्फ पाकिस्तान है जिसमें हमारी बदकिस्मती है कि हमने कबूल कर रखा है कि अमर अल्लाह, अगर अमर अल्लाह है तो अमर अल्लाह के क्या है? कुरान के अंदर इसका तरीका दिया हुआ है कि जब तुम्हारे में झगड़ा हो तो बैठो और बताओ। आप जाते उनके पास, उनको कहें कि जनाब ये गलती आप ना करें, और उनसे एक बयान दिलवा देते अगर वो मासूम हैं कि हमारा कोई इरादा नहीं, और उनको कह दे कि जो शकूक हैं वो इनको बैठ के आप सुलह सफाई कर लो। दो तरीके हैं, या ओईसी का इजलास बुलाओ, लेकिन उससे भी अच्छा तरीका है कि सऊदी अरबिया के बादशाह और उनके दरमियान अगर अमेरिका की नज़र से बचा के, छुपा के उनसे, क्योंकि वरना वो ये नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि उनका तो रैंड कॉरपोरेशन की स्टडी मेरे सामने पड़ी हुई है जिसमें उन्होंने कहा हुआ है कि इनको लड़ाओ आपस में, क्योंकि ये उभरता हुआ इस्लाम, जो रिसर्जेंट इस्लाम, पॉलिटिकल इस्लाम, बेशुमार इस पे लिटरेचर है जिसमें एक ही चीज़ उन्होंने कही है कि इनको आपस में लड़ाओ, तकसीम करो, इनको आपस में लड़ने दो। वली नसर साहब कहते हैं कि ये बाज नहीं आएंगे, वो अमेरिकन है ना, उन्होंने किताब लिखी है ये रिसर्जेंस ऑफ या राइज ऑफ शियाइज़म, वो शियाइज़म को टकराओ इनको कि लड़ लड़ के आपस में तबाह हो जाए। हमने बचाना है, अगर वो तबाह, ईरान तबाह हो जाए तो भी हमें उसको बचाना है, हमें ही नुकसान होगा, मिल्लत को नुकसान, और हमारे पड़ोस में हमें नुकसान होगा, और फिर सऊदी अरेबिया को नुकसान होगा तो वो हमारा नुकसान है। तो हमें इस वक्त एक पाकिस्तान का एक नेचुरल किरदार बन रहा है कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क है। जी, आपकी मुलाकात हुई उनके जो आए हुए थे वजीर साहब, जी, आपने जो उनसे बात की, डू यू थिंक कि वो इस बात पे आगे हैं कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको वो मानने के लिए किसी हद तक तैयार हैं? देखें बात यह है कि वो तो नुमाइंदा हैं, आए थे नुमाइंदा हैसियत में, जो मेरी बात उनसे हुई बड़ी एहतराम के साथ, लेकिन मैं तो अपनी लगी लिपटी बगैर, मैं अपने दोस्त, उनको दोस्त समझता हूँ ना, तो मैं दोस्त की बात करूँगा जो सच बात होगी। आपका कोई रिश्ता हो पैबंद आपको सच बोलने से ना रोके, और इसी में अच्छाई है। ठीक, तो लिहाजा मैंने तो वो जो मैं मेरी बिसात के मुताबिक जो मैं कह सकता था, बहुत प्यार से, बहुत अदब से, बहुत मोहब्बत से, कि ये रास्ता दुरुस्त नहीं है। अब भी ये उनकी मर्जी है, क्योंकि फैसला ना उन्होंने करना था ना मैंने करना है। सही है, फैसला तो कोई और करेगा ना उनके सिलसिले में भी, वो तो यहाँ पे आए थे फीलिंग करने लेने के लिए। लेकिन जिन लोगों ने उनको अगर ये कहा है कि नहीं तुम फिक्र ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं और हम यमन की ऐसी की तैसी वगैरह वगैरह, अगर वो कौन लोग हैं? होंगे गालिबन, लेकिन अगर किसी ने कहा है उसे वो पाकिस्तान से कहा है किसी ने? अभी कुछ लोगों ने कहा है ना कि फौज जाए ना जाए हम जाएंगे। अच्छा, वो मैं बात की, वो कल हाफिज सईद साहब ने बड़ी सख्त मतलब तकरीर की, उन्होंने मतलब उनकी पार्टी का, उनका अपना जो मौक़िफ़ है, उन्होंने कहा है जी कि ये पार्लियामेंट क्या कौन होती है, ये पार्लियामेंटेरियन कौन होते हैं, आप जाएं इनके घरों में जाएं, इनसे बात करें, इन्हें कहें जी किस किस्म का रेजोल्यूशन आपने पास किया है।
सो ये जो एक सेंटिमेंट है पाकिस्तान के अंदर, एक वो सेंटिमेंट है जो पार्लियामेंट ने मेरी reflect नज़र किया, में एक हाफिज ये- साहब मेरे दोस्त हैं, बहुत अच्छे, आपको पता ही है कि मैं कितने, लेकिन मैं तो सही बात कहूँगा कि ये गलत हुआ, उनको नहीं कहना चाहिए था। पार्लियामेंट ने एक फैसला कर दिया, एक कौमी फैसला है, फौज ने उसको कबूल कर लिया। अब अगर कोई कहता है इसी वजह से अमीर हमजा साहब जो हैं उनको ECL के ऊपर डाल दिया गया, उनको पता चला बीबी के साथ उम्रे के लिए जा रहे थे, ECL पे डाल दिया गया। कहीं तो कोई फिर फौज और इनके कौम और उनके दरमियान या हुकूमत और उनके दरमियान कोई खला पैदा हुआ है ना। ये बातें नहीं, मैं आपको यही कह देता हूँ कि ये आप तो ये जो जुम्मे को पूरे मुल्क के अंदर मुल्क को मतलब प्रोटेस्ट वगैरह और ये सारी ये कुछ मजहबी जमातें जो हैं ये करने के लिए कर लें, जा रही हैं, कर लें, अगर करना तो- चाहें तो अपना इमेज उनका ख़राब होगा, मैं और कुछ नहीं कह रहा, उनका इमेज ख़राब होगा। मुझे तो उनको एडवाइस यही करूँगा कि अपने घोड़ों को ज़रा खींच के रखें, इस वक्त ज़रूरी नहीं है कि इसकी ये वजह बने, हमारे अंदर इंतशार का ज़रिया बन जाए। इसी तरीके से और भी लोग हैं जिन्होंने कहा कि ये लेबनान बन जाएगा, दूसरी तरफ से भी पता है आपको ना, जी हाँ, वो भी गलत है, सरासर गलत है। ये नहीं है वक्त इस किस्म की बातें करने का। ये दानिशमंदी होशमंदी से, और एक ही चीज़ को मद्देनज़र रखें, कुरान क्या कहता है इसके अंदर। अगर ये उलमा हमारे हैं तो कुरान क्या इसके अंदर फरमाता है, बिल्कुल वाज़ेह है। कि दो भाई लड़ रहे हैं तो उसमें सुलह करानी चाहिए। उनमें किस तरीके से जी। कि आप बैठ के फैसला करें कि कौन जो है जिसने ज़्यादती की है, और उसको कहें कि दस्तबरदार हो जाए अपनी ज़्यादती से, सही। और अगर ना हो तो फिर फैसला करें कि भाई कैसे उसको दस्तबरदार करवाना है, और उसके अंदर फिर हो सकता है अगर ये फैसला आ जाए, कितना आसान हो जाएगा पाकिस्तान के लिए करना। अगर 57 कंट्रीज़ पाकिस्तानी ये जो OIC OIC है, जिसमें मलेशिया भी होगा, इंडोनेशिया भी होगा, बाकी बांग्लादेश भी ममालिक होगा, होंगे, बिल्कुल। और 57 बहुत बड़ी तादाद है, यूनाइटेड नेशन का सबसे बड़ा ब्लॉक है। उसको अगर आप ये कहें तो आज उनकी तकवीयत होगी तो हम ये भी क्लेम कर सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन में मुसलमान ममालिक की एक सीट होनी चाहिए, जो इंडिया वो कर रहा है, नरेंद्र मोदी कह रहा है। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि बल्कि वो इस किस्म की आपने देखा डिबेट जनरेट हो गई थी पिछले चंद दिनों में कि पाकिस्तान के अंदर भी खुदा न खास्ता सेक्टेरियन कोई इसके असरात मुरतब होंगे अगर हम अपनी फ़ौजें जो हैं वो वहाँ भेजते हैं या उनका साइड लेते हैं। डू यू थिंक कि ऐसा कुछ हो सकता था पाकिस्तान के अंदर? मेरा ख्याल है ये एक मफरूज़ा है बहुत, फौज हमारी बड़ी डिसिप्लिन्ड है, जब जा ही नहीं रही तो फिर उसको कैसे फजूल इसको बहस कर सोसाइटी के अंदर जो ये लोग कहते थे जी कि यहाँ पे भी एक डिवाइड क्रिएट हो जाएगी। हाँ, वो इसकी पॉसिबिलिटी है, बहुत रिमोट पॉसिबिलिटी कि अगर ये होता तो यहाँ पे सोसाइटी में तो देखें ना, हम तो एक ही मोहल्लों में रहते हैं, हमारे यहाँ शिया सुन्नी ऐसा मसला नहीं है। वो ये पार्टियां का अपना वो चमकाते हैं। देखें पिछला मुहर्रम कितना खूबसूरत गुजरा, बावजूद इसके कि राजा बाजार के ऊपर एक कितना बड़ा पिछले साल वाक़या हो गया था। हाँ। लेकिन इसके बाद पूरे मुल्क में मुहर्रम के जुलूस भी निकले, अमन से हो गए। अगर हमारा कोई बुनियादी इख्तलाफ हो तो फिर ये सारी चीज़ें क्यों, हम तो एक दूसरे के साथ रहते हैं, मिल के रहते हैं। बिल्कुल सही है। फौज में भी हैं, हर जगह हैं, सिविल सर्विस में भी हैं। पाकिस्तान के अंदर अभी भी मतलब बाहर की जो फंडिंग है सऊदीया से हो या ईरान से हो, वो डू यू थिंक कि किसी न किसी उसमें मतलब हमें रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देती है, और ये जो कुछ हम अब अगर स्ट्रीट्स के ऊपर देखेंगे तो ये उसी का एक रिफ्लेक्शन होगा? देखें फंडिंग हुआ करती है, मतलब है कि मदारिस के लिए भी रकम आती है, फिर उसके बाद मस्जिदें बनाने के लिए आती है, उनके भी डेफिनेटली दूसरी तरफ से भी। लेकिन सबसे बड़ी फंडिंग जो है वो आपकी NGO जो मगरिब की हैं उनकी फंडिंग होती है, जो आपकी बुनियादी जड़ें काटने के लिए हम वक्त मसरूफ़ है। सो इस फंडिंग का कोई नुकसान नहीं है, ये जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। नहीं, मेरा ख्याल है कि फंडिंग हो लेकिन ऑन पेपर बाकायदगी से उसको नज़र आना चाहिए। फंडिंग अगर करना चाहते हैं पेपर आती रही है ये फंडिंग हमारे यहाँ? ये मुझे नहीं पता, ये तो हुकूमत चाहे बता सकती है आपको कि आती होगी, क्योंकि हुकूमत ने मदारिस के साथ 2010 में रहमान मलिक साहब ने एक मुआहदा किया हुआ है। मदरसों को रेगुलेट करने के लिए बाकायदा एक मुआहदा मौजूद है कि मदरसों को हम हाथ नहीं लगाएंगे, अलबत्ता उनके साथ ये जो असूल वज़ा किए गए हैं जिसके ऊपर उनके दस्तखत हैं, उनके मदारिस के भी 5 जो उसके हैं उनके भी दस्तखत मौजूद हैं। मज़हबी उलमा अगर आपको दिखा सकता हूं मैं। मज़हबी उलमा को आप क्या मतलब ज़ाहिर है आपके
उनके साथ काफ़ी ज़्यादा करीबी, जैसे आप खुद कह रहे थे कि हाफिज़ साहब के साथ नहीं, मेरा बड़े बहुत अच्छे अच्छा ताल्लुक है relations हैं, उनके बाकी साथ। जो उलमा हैं, चाहे वो किसी भी सेक्ट से उनका रिलेशन है, इस वक्त अगर एक फैसला कौम ने कर लिया है तो बिकॉज हमारे इंटरनल काफ़ी ज़्यादा पीस एंड सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, फौज हमारी जो है वो लड़ रही है, तो उनको क्या आप मतलब पहली बात तो ये है कि इस इशू के ऊपर स्पेशल आप ये कि पहली बात तो ये है कि फैसले की नौइयत को देखें कि हम सऊदी अरेबिया की सालमियत को बचाने के लिए किसी हद तक भी जाएंगे। ठीक, हम हरमैन शरीफान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमा वक्त हाजिर हैं, और बावजूद हमने अपनी इंटरनल मुश्किलात का जिक्र नहीं किया कि हमारे तो बलूचिस्तान में भी ट्रुप्स डिप्लॉयड है, कराची में भी एक हंगामा जारी है, इधर नरेंद्र मोदी भी आग बरसा रहा है हमारे ऊपर LOC पे जो कुछ होता और अभी रहता जो है, कश्मीर आज में कल हुआ है पाकिस्तान का, उसके बाद तो उनके अंदर से आग लग गई हुई है। वो तो अजीबो गरीब उनके अंदर कैफियत होगी इस वक्त, और ये बॉर्डर भी है तो फिर, और ईरान बॉर्डर भी खुल सकता है, तो फिर वहाँ पे 8 गार्ड मारे गए हैं। तो ये एक, लेकिन हमने ये बात नहीं की, बिल्कुल नहीं की, क्योंकि हमने ये देखिए ये कितनी बड़ी बात की हमने कि कतई नज़र इसके कि हमारी बहुत अंदर कमिटमेंट हैं, हम इस वजह से नहीं कह रहे, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आपकी सालमियत को हमें कोई ख़तरा नज़र नहीं आ रहा, और अगर ख़तरा हुआ तो हम किसी से पीछे नहीं रहेंगे। अभी चाइना ने कभी हमें ट्रुप नहीं भिजवाए, लेकिन वो हमारा दोस्त है। क्यों? हमेशा एक ही बात कहते हैं कि तुम हमें कभी हाथ बांधे हुए नहीं देखोगे, अगर हम तुम्हारे खुल जाएंगे हाथ, तुम इतने दोस्त हो हमारे, हाथ बांधे हुए नहीं देखे। एग्जैक्टली वही चीज हम कह रहे हैं कि तुम हमें हाथ बंधे हुए खड़े हुए यूं तमाशबीन नहीं देखोगे, अगर एक्चुअल कुछ थ्रेट हो। हाँ, तो फिर इसके ऊपर मामला क्या है? अच्छा, कोई इस तरह का भी हो सकती है सिचुएशन कि अगर मतलब गवर्नमेंट ने एक फैसला कर लिया जी कि हमने ये एक पॉलिसी फॉलो करनी है, लेकिन वो लोग जो ये कहते हैं जी कि हम तो जिहाद के लिए तैयार हैं, हम तो जिहाद करेंगे, हम तो हर जगह पे जिहाद के लिए जाने के लिए तैयार हैं, तो उस तरह के लोग अगर यहाँ से जाना शुरू हो नहीं, जाएं, जहाद के लिए वसूल वजह है, वो कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक जहाद के वसूल वजह हैं कि आपका कंट्री ऑक्यूपाई हो जाए, जैसे कश्मीर का जहाद है, वो तो यूनाइटेड नेशन की करारदाद भी है, उसका जो चार्टर है उसके अंदर भी है। या आपका मुल्क ऑक्यूपाई कर ले कोई आके, जैसे इराक ऑक्यूपाई हो गया था, या जैसे अफगानिस्तान 2 दफ़ा ऑक्यूपाई हमारे अभी भी ऑक्यूपाई है, वो जहाद और है, वो जहाद के बाकायदा असूल हैं और उसूल के मुताबिक जहाद। लेकिन अपने मुसलमान मुल्कों के साथ लड़ना, ये तो जहाद ना हुआ। उनके साथ एक के धड़ेबंदी करना, वो भी जहाद नहीं है। हमें मुसलमान मुल्कों के, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही पैगाम है हमारे लिए, और हमारे आइन के मुताबिक आप कुछ ना करें। आप जो लोग कहते हैं कि हमने जाना, उनका अपना आइन पढ़ ले और अपना कुरान पढ़ लें, आपको वाजे हो जाएगा कि आपने क्या रुख इख्तियार करना है। डू यू थिंक कि एक फियर जो वो थ्रेट, एक जिसको आप कहते हैं हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए, हमारे तकरीबन 3 मिलियन लोग होंगे जीसीसी कंट्रीज में, 3.5 मिलियन होंगे, सऊदी अरेबिया 2 मिलियन है, जिसमें जो हमें तकरीबन 3 to 3.5 बिलियन डॉलर्स वहाँ से रिमिट करते हैं। हाँ, ठीक। बाकी ममालिक को भी मिला के अगर हम कह दें, और कल को वो इस किस्म की पॉलिसी करते हैं, वो कहते हैं इनको हम नहीं बेचते, लेकिन मजीद लोगों को भी हम आइंदा के लिए जो है वो नहीं लेंगे, और मतलब इस तरह की कोई पॉलिसी बनाते हैं, नहीं, तो हमारे इकोनॉमिक्स जो मेरा नहीं ख्याल, ये मेरा ख्याल है कि मफादात मुतासर नहीं होंगे, और होंगे, डेफिनेटली मुतासर होंगे। जब आप फैसले बड़े करते हैं, उसके अंदर उनका आपको कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, और मुझे तो कोई बहुत ज़्यादा इसके ऊपर शोर गौगा नहीं आया। सबसे ज़्यादा तो सऊदी अरेबिया से जो कॉलर्स आते हैं, आपके पास भी आते हैं, मैंने किसी को ये कहते नहीं सुना कि तो सानू मरवा देता, आपको बड़ो हो गया, क्या कर दिया आपने, किसी के कोई ये बात नहीं की। मैं जानता हूँ एक सोच है, और ना ही वो कर सकते हैं, नहीं करेंगे वो, मैं मेरे से लिखवा लें कि ऐसा नहीं होगा। और पाकिस्तान की ज़रूरत है, हमारी हर लिहाज से ज़रूरत है, हमें उनकी ज़रूरत है। मैं मानता हूँ हमने एक दूसरे, हमें बजाय अमेरिका की ज़रूरत होने की उनकी ज़रूरत, उनको हमारी ज़रूरत होनी चाहिए, लेकिन असूल के मुताबिक हर एक चीज़। प्रेजुडिस, असबियत की बजाय असूल, नो असबियत। क्या आपको शिया सुन्नी डिवाइड जो हमारी है, मैंने तो जनाब सदर अहमदी रजाद साहब को जब यहाँ तशरीफ़ लाए थे, तो हम एक ही टेबल पे खाने पे उन्होंने बिठाया, तो मैंने उनसे पूछा कि एक्सीलेंसी, आपके
ये जो शिया सुन्नी फसादात हमारी डिवाइड है, क्या ये हमारा दीन है या हमारी तारीख की पैदावार है? तो उन्होंने कहा कि बिलाशुबा ये तारीख है। तो मैंने कहा तारीख का बोझ हम उतार नहीं सकते, सही, क्योंकि हम उसको तो रिवर्स नहीं कर सकते। जो गुजर गया ज़माना, मैं उसको रिकॉल करके आज उसको करेक्ट करना चाहूँ तो नहीं कर सकता। जो हो गया सो हो गया। और भी वो तारीख भी अरबों के की आपस में थी, उनका एक मिजाज था जिसकी वजह से उन्होंने किया। तो आज हम क्यों आलम इस्लाम बैरूनी कुव्वतों का, इस्लाम दुश्मन मुसलमान दुश्मन कुव्वतों का शिकार बन जाएं? इस वजह कि 1400 साल पहले कुछ वाक़यात हुए, ठीक है, वो तारीखी पस मंज़र में उनको देखा जाए। और उसी तारीखी पस आज बहुत बड़ा मौका आया है कि जब प्रेशर कुकर सिचुएशन डेवलप होती है। हमारे पास दो लोग हैं, एक तो हनफी फ़िक़ा के वो लोग हैं जो कि जिनको मुख्तलिफ, और हनफी बहुत अभी जो ज़ैदी हैं वो हनफियों के ज़्यादा करीब है शियों के बजाय, ये जो जिनको होते कहते हैं वो इमाम शाफी के करीब तर हैं। और वहाँ पे ये भी बता दूँ कि शिया सुन्नी इकट्ठे नमाज पढ़ते हैं, एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं। ये उनका यमन का अपना मिजाज। कोई ऐसे आइडियल्स हो सकती है सिचुएशन कि सऊदी अरेबिया और ईरान अपने यही तो सिचुएशन है जहाँ दोनों पे दबाव आ गया ना, हल करें और मिडिल ईस्ट को भी पीसफुल बनाएं, ये पूरे मिडिल ईस्ट को। अगर ईरानियंस अपना लगे हुए हैं, सऊदीज अपना लगे हुए हैं। अगर पाकिस्तान को अल्लाह ने पैदा किया तो आज के दिन के लिए पैदा किया था, जहाँ वो मांग रहे हैं पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान उनको ले आए, दोनों को करीब लाए। उससे हमारी 40 बिलियन डॉलर की, बाकी चीजें छोड़े, 40 बिलियन डॉलर की सालाना ईरान के साथ ट्रेड हो सकती है, गैस आ सकती है, हमारे मसाइल हल हो सकते हैं। मैं नहीं कहता कि सिर्फ, मैं कहता हूँ कि वो भी एक है कि आपके इतना, क्योंकि ये साथ है ना, नेक्स्ट डोर है आपके, इतना बेहतरीन मौका तारीख में कभी नहीं आया, जबकि अमेरिका की, मगरिब की, मशरिक की इजारादारी ख़त्म हो रही है। एग्जैक्टली। तो आपको मौका मिल रहा है कि आए, जो गुलाम हैं वो आज़ाद हो रहे हैं। अरब स्प्रिंग ने एक नया ख्याल दिया है अरब दुनिया को। हिजबुल्लाह ने जो इजराइल की पिटाई कर दी तो वो एक नया एक चैप्टर खुल गया। और अगर आज वो हमें बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं, तो हमें जरूर जाना चाहिए, सर के बल जागना चाहिए सुलह कराने के लिए। कश्मीर के हवाले से ये जो कुछ अपराइजिंग हो रही है, डू यू थिंक कि मोदी की जो एक स्कूल ऑफ थॉट था या उसकी जो एक फिलॉसफी थी व्हेन ही केम इनटू द पावर, कि जी वो पिछले 8-10 सालों से जिस तरह से कश्मीर को आइसोलेट किया हुआ था, अमेरिकन की पॉलिसी अफगानिस्तान के अंदर की वजह से उसको हम जारी रखेंगे, बट आई थिंक इट इज़ नाउ चेंजिंग। मोदी नाकाम हो गया। मोदी के तो सारा जो फलसफा, अफगानिस्तान में भी नाकाम हो गए ये लोग, अफगानिस्तान में भी नाकाम हो गया, अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई, मोदी साहब को अभी जाना ही होगा, रुखसत होना होगा। मोदी हर लिहाज से जो भी आप कह लें, तारीख के धारे के अलग जा रहा है, उसके मुखालिफ जा रहा है। तारीख का धारा बह रहा है चाइना और वर्ल्ड ऑफ इस्लाम कमिंग टुगेदर। आपने देख लिया, अमेरिका की तो हैसियत ये रह गई है कि तुर्की जैसे मुल्क ने उनके साथ कहा है कि हमारा अपनी करेंसी में एक्सचेंज होगा, जो नेटो का मेंबर है, कहा है ना उन्होंने। ईरान ने भी कह दिया कि हम बॉर्डर एक्सचेंज करेंगे। कल डील हुआ है उनका वहां पे, हसन रूहानी और प्यूटन का। और इससे पहले जो और ममालिक भी ये कर चुके हैं, यानी चाइना और रूस का भी हो गया कि रूबल वर्सेस आरएनबी हम इसको करेंगे। शंघाई बैंक बन रहा है, और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो इन्वेस्टमेंट है, उसका फंड जो कायम किया गया है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर का है। जापान सर तोड़ रहा है कि किसी तरीके से इसमें शामिल हो जाए। इंडिया खुद उसके अंदर शामिल हो गया। शंघाई बैंक, जिसका एक ही काम है, एससीओ का बैंक जो है, उसमें इंडिया, जो बफा में कॉन्फ्रेंस होनी है इस साल, और आप देखेंगे कि इंडिया वहां पे फुल मेंबर बन जाएगा। तो किधर जा रहे हो बाबा? अमेरिका की गुलामी में जा रहे हो या इधर जा रहे हो? और घर में आपका हालम यह है कि मुसलमानों के साथ जो जुल्म कर रहे हो तुम, वो खुल के अब सामने आ रहा है। तो क्या तुम एक पाकिस्तान बनाने, और एक नहीं बल्कि कई पाकिस्तान और बनाने जा रहे हो? और उधर वो हसीना वाजिद साहिबा, वो बूढ़े 90 साल के लोगों को वहां पे पास, आपके वालिद मोहतरम ने
जो काम किया था कि अपने आइन के खिलाफ बगावत की थी भारत के साथ मिलके, वो आपने फरामोश कर दी। मुजरिम कौन था, कौन हक पे था और कौन गलत रास्ते पे था। और अगर ऐसा नहीं किया, बगावत हुई फौज में, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो गई, शिकस्त भी खानी पड़ी, क्योंकि वहां अपनी फौज ने बगावत कर दी थी। तो फिर क्या उन फौजियों ने नहीं मारा था आपके 17 मेंबर ऑफ फैमिली को, मुजीबुर रहमान को, धान मंडी में, और वो भी फांसी चढ़े थे, फारूक और दूसरे लोग जो सारे और भी बहुत सारे थे, मुझे नाम कुछ भूल रहे। आप दास्तानें पढ़ रहे हैं, आप वो कल शरीफ की किताब पढ़े जिसके अंदर कहा कि ये ज्यादतियाँ हुई, हमें धोखे में रखा गया, हमें तो ये कहा गया कि हमें आज़ादी मिले, तो हमें इंडिया के सामने हमें डाल दिया गया। तो अब वो ये सारा जो खेल है, ये पूरा सब कॉन्टिनेंट में एक नक्शा बदल रहा है। सही। और अफगानिस्तान का जब भी फैसला होता है तो लंबा साया जो है पूरे ये बड़े सगीर को अपनी लपेट में ले रहा है, और उस साए के अंदर पाकिस्तान का एक बड़ा मकाम है, चाइना का एक बड़ा मकाम है, और नरेंद्र मोदी जो है वो डबल खेलने की कोशिश में नाकाम हो, इतना स्मार्ट नहीं है, घर के अंदर फूट है। लेकिन कनाडा के गांधी जी जो बड़े महात्मा गांधी, उनको अब वो हीरो नहीं कह रहे, हीरो उनके कातिल को कह रहे हैं, नथुराम गॉडसे को आरएसएस कह रही है। मथुरा में मंदिर बना रहे हैं उसके नाम पे, उसका बुत खड़ा कर रहे हैं नथुराम गॉडसे का। आपको पता ना जिसने कत्ल किया था, तो नथुराम गॉडसे अब उनका हीरो बना हुआ है। तो आप बताएं मोदी जी, आप किधर जा रहे हो? अपना मूड बदलें, आप रास्ता दुरुस्त नहीं है। आप फिर उखड़, आपको अरुंधति रॉय तो वो आपकी है ना, उसने एक बहुत अच्छी बात की थी, वाहिद कुलदीप नैयर साहब के साथ मेरा एक मकालमा हुआ था, जिसमें मैंने कहा दानिश्वर तो मैं उसको मानता हूं जो सच बात कहे। आप अब 95 साल की उम्र में और पाकिस्तान के में हमायत में, और ये वो, आप सच बात क्यों नहीं कहते कि ऑक्यूपेशन है वहां पे? वो नहीं चाहते आपको, आज उन्होंने साबित कर दिया। वही अरुंधति रॉय ने जो बात की थी, जिसके ऊपर मुकदमा कायम कर दिया था बगावत का, सही है। उसने कहा था आप उनको मत गुलाम रखो अगर वो आपके साथ नहीं रहना चाहते। ओके, भले वो पाकिस्तान के साथ नहीं ज्वाइन करें, तीसरी ऑप्शन एक्सरसाइज करें, आपके साथ तो नहीं रहना चाहते। एक चीज का तो फैसला हो चुका है, दे विल नॉट लिव विद यू, दे डोंट वांट टू लिव विद यू, वेदर दे ज्वाइन विद पाकिस्तान और नॉट इज ए मैटर। लेकिन वो कल उन्होंने पाकिस्तान के झंडे लहरा के वो भी कह दिया कि हम तो उधर जाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया जन साहब, आपने हमें टाइम दिया जी। नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही थी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनाब हमीद गुल साहब से, साबिक चीफ ISI। आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।